हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। हम लोग जो आरएएस परीक्षा में जो फोर्थ पेपर आपका है उसमें जो इंग्लिश का सेगमेंट है उसमें सेक्शन ए की बात हम कर रहे हैं। पेपर नंबर एक, प्रैक्टिस पेपर नंबर एक और दो हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने वो वीडियोस देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें। और फिर आज हम बात कर रहे हैं 3 नंबर पेपर की। तो यहाँ जो 20 क्वेश्चंस करवाने का मेरा उद्देश्य ये है कि जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं फोर्थ पेपर में इंग्लिश सेगमेंट में विशेष रूप से, वो अगर ये वाली प्रैक्टिस मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे तो ये 20 में से 20 मार्क्स लाए जा सकते हैं, 20 में से 20 मार्क्स लाए जा सकते हैं। इसीलिए ये सेक्शन आपको मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आपको दिख रहा है एक बुक का फोटो, और ये बुक आप ऑनलाइन घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। एक नंबर आपको दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर, इस नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप ये प्राप्त कर सकते हैं। वैसे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर जाकर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का, वहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएगा। आरएएस बैच, नया बैच जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है, उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। और ये वाली बुक अगर पढ़ोगे आप तो आपको बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत अच्छे से ट्रांसलेशन वाला सेगमेंट यहाँ कवर किया गया है, कॉम्पोजिशन वाला पार्ट कवर किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है, ये बुक आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, जिसका भी जून में एग्जाम है, तब भी आपको ये क्लास देखनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ वैसा ही है जैसा आरएएस में पूछते हैं। सेम सिलेबस है, सेम पाठ्यक्रम है। तो चलिए साहब, स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए का पेपर नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसका उद्देश्य बताया मैंने कि 20 आउट ऑफ 20 आपको लेके आने हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। पेन नोटबुक लेकर बैठना। और मैंने जो क्वेश्चंस बनाए हैं जिस तर्ज पर, वहां से आपको वोकैब भी बहुत अच्छी खासी तैयार हो जाएगी, है ना। अच्छे वर्ड्स यहाँ पे मैंने शामिल किए हैं, तो अच्छे वर्ड्स आप तैयार कर सकते हैं। और साथ में ट्रांसलेशन भी देखते चलना कि कोई सेंटेंस क्या कहना चाहता है, ताकि अंडरस्टैंडिंग भी आपकी डेवलप हो। एन हेल्दी डाइट कैन लेसन द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस। ठीक है, इसमें दोस्तों एरर जो है वो है आपके आर्टिकल की। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये तो, कि एन नहीं आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। क्योंकि हेल्दी का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, बताया हुआ है ना आपको, कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो ए लगता है, अगर वाउल साउंड होता है तो एन लगता है। मतलब अगर आप कोई शब्द है उसको लिख कर देखेंगे और वो कैसे ग तक का साउंड देता है, तो आप प्लेस करते हैं ए। और अगर ए से ए तक का साउंड देता है तो हम प्लेस करते हैं एन। तो हेल्दी जो है उसमें है लिखा हुआ है, जो कैसे गया तक में जाएगा, इसलिए ए आएगा। इसके अंदर ट्रांसलेशन ये हुआ कि एक अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं, है ना, एक पोषक मतलब भोजन करते हैं हम, न्यूट्रिशियस फूड अगर लेते हैं, तो कैन लेसन तो ये क्या कर सकता है, कम कर सकता है किसको, जो रोग हैं उनके खतरों को कम कर सकता है। हेल्दी डाइट जो है, संतुलित भोजन जो है, वो आपके जो हार्ट डिजीजेस की रिस्क हैं उसको कम कर सकता है। तो यहाँ पे जो लेसन शब्द है, इसका मतलब लिख लीजिएगा रिड्यूस होता है। लेसन का मतलब होता है रिड्यूस, या इसको डिक्रीज कह सकते हैं, कम करना। ये सब नोट करते चलना। ठीक है, लेसन का मतलब क्या है, कम होना, कम करना। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में आइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि शी सिंपली डजंट वेयर्स हर हार्ट ऑन हर स्लीव, सो इट्स समटाइम्स डिफिकल्ट टू नो व्हाट शी फील्स। यहाँ प्रॉब्लम है टेंस की। आपके टॉपिक्स जो हैं सिलेबस वाले, अब आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिनको पाठ्यक्रम का अंदाजा नहीं होगा कौन से क्वेश्चंस ग्रामर के आते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो, अभी आपने आरएएस की तैयारी करना स्टार्ट किया हो, तो आपको पता नहीं हो। तो एक बार पाठ्यक्रम जरूर जाके देखें, उनमें 6 टॉपिक्स के आपको नाम दिए हुए हैं। वो 6 टॉपिक्स ही यहाँ पे एरर वाले सेगमेंट में आपसे पूछे जाते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन तो था आर्टिकल का। दूसरा क्वेश्चन है टेंस का। किसका है, टेंस का क्वेश्चन है, मतलब वर्ब का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे वेयर्स नहीं आएगा, क्या आएगा, वेयर। क्यों आएगा, क्योंकि डज दे रखा है। डज के साथ कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है। 3 डी याद रखो, 3 डी। एक तो डू, एक डज, और एक डिड। इन तीनों के साथ ही वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म। तो यहाँ पे आना चाहिए वेयर। अब ये एक फ्रेज भी है, ये जो दे रखा है आपको, वेयर हर हार्ट ऑन हर स्लीव, तो ये एक फ्रेज होती है। वेयर, इसको वेयर पढ़ते हैं, वियर नहीं पढ़ते। वंज हार्ट, ये हर दे रखा है, यहाँ पे कोई हिज भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है। ऑन वंज स्लीव, ये एक फ्रेज है। और इस फ्रेज का मतलब है टू टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, टू एक्सप्रेस फीलिंग्स ओपनली।
टू एक्सप्रेस फीलिंग्स ओपनली, मतलब भावनाओं को खुले रूप से व्यक्त करना, सार्वजनिक करना, आपकी जो फीलिंग्स है उनको स्पष्ट करना, व्यक्त करना, इसको हम बोलते हैं क्या? टू वेयर वंस हार्ट ऑन वन स्लीव। इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि वह सामान्यतया अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करती है, इसलिए कई बार ये मुश्किल हो जाता है कि वो क्या फील कर रही है, क्या वो महसूस कर रही है, ये बताना मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, तो ये नोट डाउन कर लेना। थर्ड क्वेश्चन है, द कैप्टन वॉज बीन मेड अ स्केपगोट फॉर द टीम्स फेलियर। दोस्तों ये स्केपगोट जो शब्द है इसका मतलब होता है बलि का बकरा। हिंदी में लिख लो, बलि का बकरा। ये आपके वन वर्ड में आ सकता है। कैसे? कि इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति जिसने कुछ किया ही नहीं है, किसी दूसरे ने कुछ बुरा कर दिया, मान लो, है ना, किसी दूसरे ने कुछ गलत कर दिया और उसकी सजा किसी दूसरे को मिल जाए, तो जिसको सजा दी जा रही है किसी दूसरे के कारण, उसको बोलते हैं बलि का बकरा। ठीक है, तो वन हु इज पनिश्ड फॉर समबडी एल्स फॉल्ट्स, है ना, या एरर्स या फिर मिस्टेक्स, तो उसको बोलते हैं क्या? स्कैपगोट। ये आपके वन वर्ड में पूछ सकते हैं। इसका जो एरर वाला पार्ट है वो पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। पहली बात तो ये, यहाँ बीन जो है वो नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वॉज के साथ बीन कभी आता ही नहीं है, ये लिख लेना। बीन जो है वो हमेशा तभी लगेगा जब एच आएगा। ये सब बातें पता होनी चाहिए आपको। अगर आपने क्लासेस नहीं ली हैं तो क्लासेस लीजिए, ताकि समझ में आए कि क्या मैं समझा रहा हूँ। बीन जो है वो एच के साथ आएगा। ठीक है, तो या तो यहाँ पे हेड बीन होता, या तो यहाँ पे हेड बीन होता पास्ट में देख के, तो हम यूँ कहते हैं कि कैप्टन जो है उसको बलि का बकरा बनाया गया टीम की असफलता के लिए। जैसे फिलहाल के लिए मैं बता दूं आपको कि हार्दिक पांड्या जैसे है, और एमआई जो है जीत नहीं पा रहा है उस व्यक्ति के भरसक प्रयासों के बावजूद भी, लेकिन फिर भी देखने वाले बाहर से यूँ कहेंगे कैप्टन जो है ढंग से टीम को लीड नहीं कर रहा है। ऐसे लखनऊ जो है वो, मान लीजिए अभी तो मान लीजिए उसने मैच जीत लिया, लेकिन लखनऊ अगर मैच नहीं जीत पा, ऋषभ पंत को अगर जिम्मेदार ठहरा दिया गया, तो फिर आप उसको कहिएगा कि वो स्कैपगोट बना दिया गया। ये इसका मतलब है। पैसिव वॉइस का वाक्य है, बीन तब लगता है जब एच होता है, तो या तो तुम बीन को हटा दो, तो वॉज के साथ मेड जो है वो पैसिव वॉइस बन गया, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, और या फिर क्या कर दो, यहाँ पे हेड बीन कर दो। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में ये और बताना कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, क्योंकि आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद के क्वेश्चन सोल्व करके देखो कि हाँ मेरा आंसर ये आ रहा है, फिर मैं समझाऊं उसको आप मैच करो कि आपके आंसर मेरे आंसर मैच करते हैं कि नहीं। ठीक है, और बताना कि 20 में से कितने मार्क्स आपके फिलहाल बन रहे हैं। फोर्थ कह रहा है, he said that he will call the police if they ever bothered him again but he never did anything, he is all bark and no bite। एक तो यहाँ फ्रेज है, अगर किसी के लिए कहे कि all bark and no bite, यहाँ से स्टार्ट है ये फ्रेज। इसका मतलब है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, जो ज्यादा बोलते हैं वो काम कम करते हैं, ये इसका मतलब है। जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ही सेड दैट, अब देखो दैट यहाँ ये नरेशन का क्वेश्चन है, या मैं इसको वर्ब का क्वेश्चन मान सकता हूं। कंजंक्शन दे रखा है दैट, इसके पहले आप देखिएगा सेकंड फॉर्म दे रखी है आपको। अगर सेकंड फॉर्म दे रखी है तो आगे भी पास्ट में जाएगा, पास्ट में जाएगा तो विल के स्थान पे वुड हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? अगर कंजंक्शन से पहले पास्ट दे रखा है तो आगे भी उसको पास्ट में ले जाइए, तो यहाँ पे वुड करना पड़ेगा। इसका ट्रांसलेशन ये है कि उसने कहा कि वो पुलिस को कॉल करेगा यदि उन्होंने उसे दोबारा से परेशान किया तो, लेकिन उसने कभी कुछ किया नहीं। इसका मतलब वो बस गरजता है, वो बरसता नहीं है, वो केवल बोलता है, कुछ करता नहीं है, ये मतलब है। फिफ्थ है, दोज ओल्ड कार्स आर ए डाइम डजन, यू कैन फाइंड देम एनीवेयर। अगर 2023 का पेपर देखा तुमने, 2023 का पेपर देखा है, तो पहला क्वेश्चन जो था वो फ्रेज बेस्ड था। पिछली बार पहला क्वेश्चन जो था फ्रेज बेस्ड था, और वो जनरली सभी का गलत ही हुआ, क्योंकि वो फ्रेज पढ़ी हुई किसी की हो तभी ठीक होता, वरना उसमें ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट लग नहीं रहा था। ठीक ऐसे ही ये वाला जो क्वेश्चन है वो फ्रेज का है, और यहाँ पे गलती जो है अ डाइम अ डजन, तुम इसको आर्टिकल की गलती मान लो, लेकिन अगर तुम्हें फ्रेज याद होगी तभी तो कर पाओगे। अ डाइम अ डजन, इसका मतलब है कोई भी जो चीज है वो कौड़ियों के भाव मिल जाना। तो अगर कोई चीज कौड़ियों के भाव मिल रही है मान लो, तो फिर वो इंपॉर्टेंट होगी क्या? वो इंपॉर्टेंट भी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अ डाइम, डाइम जो है इसका मतलब होता है स्मॉल अमाउंट, डाइम का मतलब होता है कम राशि, और डजन का मतलब होता है गिनती में 12। तो अगर कोई वस्तु जो डजन है, मतलब डजन वस्तुएं आपने खरीदी, और कितने पैसे में खरीदी? थोड़े बहुत पैसों में खरीद ली, तो वो है अ डाइम अ डजन। इसका ट्रांसलेशन ये है कि वो जो पुरानी गाड़ियां हैं, पुरानी कारें हैं, वो कौड़ियों के भाव मिल रही है। यू कैन फाइंड देम एनीवेयर, आप उन्हें कहीं पर भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स्ड फ्रेज वाली एरर थी। नंबर 6, कह रहा वी आर ऑल बी एट देयर एट 6 फॉर द सरप्राइज पार्टी, नाउ डोंट स्पिल द बीन्स। ये जो स्पिल द बीन्स है ये एक फ्रेज है।
इसका मतलब है रिवील इंफॉर्मेशन, डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी जानकारी जो है वो सार्वजनिक कर देना, रहस्य उजागर कर देना, डिस्क्लोज सीक्रेट भी कह सकते हो, मतलब रहस्य उजागर करना, ये होता है स्पिल द बीन्स। स्पिल जो शब्द है, मैं इसको फ्रेज को भी याद करना बता दूं क्योंकि आपके परीक्षा में एक फ्रेज का प्रश्न आता है, इसलिए बता दूं कि स्पिल जो है इसका मतलब होता है छलकना। छलकना मतलब कहीं मान लीजिए कोई बॉल है, कोई मतलब एक प्याला है और उसमें से पानी जो है छलक रहा है, मतलब पानी ऊपर से बह रहा है ना। जैसे आपने फुल भर लिया, फिर आप चलेंगे तो वो छलकेगा, पानी अपने आप बिखरेगा बाहर, उसको बोलते हैं हम क्या, स्पिल। और बीन का वैसे मतलब होता है दाल अनाज, इसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बीन है एक एंट्री होती है बीन की, वो होती है, इसका मतलब है ब्रेन, मस्तिष्क। तो तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मस्तिष्क में जो भी है वो स्पिल हो रहा है। तो ये कह रहा है कि अपने मस्तिष्क में जो है, जो स्टोर आपने कर रखा है, जो इन्फॉर्मेशन केवल तुम्हें ही पता है, तुम्हारे ही दिमाग में है, वो बाहर छलकेगी। इसका मतलब वो कंडीशन क्या हो जाएगी, वो यहाँ पे सार्वजनिक हो जाएगी। आपने क्या कर दिया, रहस्य डिस्क्लोज कर दिया फिर तो। ठीक है, ये मतलब है। तो यहाँ पे गलती क्या है, गलती ये है कि देयर जो है वो एडवर्ब होता है, और प्रेपोजिशन जो लगता है वो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगता है। ठीक है, तो एट तो प्रेपोजिशन लगेगा नहीं क्योंकि देयर तो एडवर्ब है। इसका ट्रांसलेशन ये है कि हम वहां होंगे 6 बजे सरप्राइज पार्टी के लिए, अब तुम ये जानकारी किसी को दे मत देना, ये सार्वजनिक मत कर देना इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट है ही ऑफर्ड टू हर ट्रिप टू ऑस्ट्रेलिया बट शी टर्न्ड इट डाउन। एक तो ये फ्रेजल वर्ब है टर्न डाउन, इसका मतलब होता है रिजेक्ट। वो गाना सुना है तुमने, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वो वाला, ये ठुकराना, वो वाला जो ठुकराना है उसको हम बोलते हैं टर्न डाउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, आपके परीक्षा में आपसे पूछी जा सकती है। टर्न डाउन का मतलब क्या है, ठुकराना। ठीक, अच्छा जी, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ऑफर के बाद टू नहीं आएगा। ऑफर एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट जो है उसके ठीक बाद में आता है। तो ऑफर के ठीक बाद में ऑब्जेक्ट इसका दे रखा है हर। तो उन्होंने मतलब उसने क्या किया, उसको एक ट्रिप ऑफर करी। उसने कहा कि मैं तुम्हें एक ट्रिप कराऊंगा, और वो ट्रिप क्या थी, ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप, लेकिन उसने इस बात को ठुकरा दिया। ठीक, तो ये ऑफर के बाद में सीधा ऑब्जेक्ट लगता है, आपने जिसको ऑफर किया है वो सीधा ऑब्जेक्ट लगाइए, बिन प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, ये मतलब है इसका। तो ये नंबर 7 तक हो गया। नंबर 8 पे आइए, वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन करके देखते रहना बेटा, ताकि पता तो लगे कि कहाँ तुम स्टैंड कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। और इसीलिए मैं ये सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूं, ताकि जितनी प्रैक्टिस तुमसे बन पाए मेरे साथ वो प्रैक्टिस कर लो, और एटलीस्ट इस सेगमेंट में तो नंबर प्राप्त करो यार। उसके बाद में मैं आपको ट्रांसलेशन वाले जो है ना वीडियोस, वही प्रोवाइड करवा दूंगा, ट्रांसलेशन भी मैं करवाने वाला हूँ यहाँ पे, ताकि जितनी मुझसे हेल्प बन सकेगी वो तुम्हारी हेल्प मैं करूंगा। परीक्षा के नज़दीक है, और परीक्षा में फोर्थ पेपर जो है स्कोरिंग पेपर है, यहाँ मार्क्स लाए जा सकते हैं, ताकि ओवरऑल आपका कम्युलेटिव स्कोर अच्छा हो, और तुम जो सपना संजोए बैठे हो आरएएस अधिकारी बनने का, वो आपका पूरा हो जाए। एपीओ में भी चूंकि ट्रांसलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला देखिएगा, आई सेट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर ऑल नाइट ट्राइंग टू राइटिंग बट आई फेल्ट लाइक आई वॉज जस्ट स्पिनिंग माई व्हील। स्पिन माई व्हील, स्पिन वंस व्हील, ये माई तो इसलिए आ रहा है कि ठीक है मैं मेरी बात कर रहा हूं इसलिए, वरना ये वन जाता, यहाँ हर भी हो सकता है, हिज भी हो सकता है। स्पिन का मतलब होता है घुमाना, और व्हील का मतलब है पहिया। मान लो अगर तुम कोई पहिया जो है वो घुमा रहे हो, अब पहिया तो अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर ही घूम रहा है, क्या पहिया कहीं पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा। इसका मतलब केवल तुम क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना, या कुछ ऐसा कर रहे हो जो अनप्रोडक्टिव है, उससे कुछ रिजल्ट तो हासिल होने वाला है नहीं। तो स्पिन द व्हील्स का मतलब होता है डू समथिंग अनप्रोडक्टिव, या फिर वेस्ट टाइम, ये मतलब होता है वेस्ट टाइम, वेस्ट वंज टाइम, अपना समय व्यर्थ गंवाना, या डू समथिंग अनप्रोडक्टिव, कुछ ऐसा करना जिसमें कुछ आना जानी है नहीं। ठीक है, कुछ प्राप्त होने वाला है नहीं, ये कहलाता है क्या, स्पिन वंस व्हील्स। इसका ट्रांसलेशन ये है कि मैं बैठा कंप्यूटर के सामने पूरी रात, कोशिश करने के लिए, कि कोशिश कर रहा था लिखने की। तो टू जो है, टू के साथ जनरली हम बेस फॉर्म लगाते हैं, हर बार तो नहीं होता ऐसा, लेकिन सामान्यतः ऐसा ही होता है, टू के साथ बेस फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि ये बताता है उद्देश्य। तो अगर आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो तो उद्देश्य क्या है, क्यों बैठे हो, वाई डिड यू सिट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर। तो यहाँ पे उद्देश्य ये है कि आप वहां पे कुछ लिखना चाह रहे थे, तो लिखना चाह रहे थे तो उद्देश्य है, और उद्देश्य के लिए टू के साथ बेस फॉर्म ही आती है, तो राइट यहाँ पे लगाइए। लेकिन मुझे लगा कि मैं बस केवल टाइम वेस्ट कर रहा हूं। शी फिक्स द चाइल्ड विद अ स्टेयर ऑफ सच डिसअप्रूवल दैट ही डिड नॉट नीड टू मूव।
उसने बच्चे को ठीक कर दिया, फिक्स कर दिया मतलब बच्चा शरारती था और बच्चा कुछ कर रहा था, मदर को उसके पसंद नहीं आया, तो उसने उस बच्चे को, मदर हो आंटी हो कोई भी हो, उसने उस बच्चे को घूरा। स्टेयर का मतलब होता है घूरना। उसने उसको घूर कर ही ठीक कर दिया। और कुछ ऐसा उसने डिसअप्रूवल दिया, मतलब कुछ बच्चा कर रहा होगा और मदर ने बड़ा घूर के उसको मना कर दिया होगा करने के लिए, कि उसकी हिम्मत नहीं हुई बच्चे की कि वो मूव कर सके, तो हिम्मत नहीं हुई उसके लिए, ये मॉडल का क्वेश्चन है। यहां आना चाहिए डेयर। डिड नॉट नीड का मतलब तो हो गया कि उसको आवश्यकता नहीं हुई मूव करने की। भाई यहाँ पे घूर रही है और घूर कर उसने कुछ चीज को डिसअप्रूव किया है, मना किया है करने को, तो इसका मतलब उसकी हिम्मत नहीं हुई। नीड की तो आवश्यकता होना होता है, डिड नॉट तो खैर आ जाएगा, डिड नॉट डेयर। और डेयर चूंकि मॉडल है, तो मॉडल के साथ सीधा बेस फॉर्म लगता है। बेस फॉर्म लगता है तो इस टू को तुम हटा दो और सीधा मूव लगा दो। ठीक है, नंबर 10 में आइएगा। आई एम अप्लाइंग फॉर मच जॉब्स बिकॉज आई डोंट रियली वांट टू पुट ऑल माई एग्स इन वन बास्केट। एक तो ये देखो, पुट ऑल वंस एग्स इन वन बास्केट। पुट मतलब रखना, ऑल एग्स मतलब सारे के सारे अंडे, इन वन बास्केट मतलब एक ही टोकरी में। मान लो तुमने एक ही टोकरी में सारे अंडे रख दिए, इसका मतलब ये है कि तुमने एक ही चीज में सारा जो संसाधन आपके हैं, रिसोर्सेज हैं, पैसा है, वो सारा एक में ही लगा दिया। आपने पूरा का पूरा पैसा एक ही शेयर में लगा दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिस्की मामला है। इसका मतलब होता है कि आप सारे के सारी चीजें जो हैं एक ही दिशा में लगा देते हैं, सारे के सारे एफर्ट्स एक ही दिशा में लगा देते हैं, उसको बोलते हैं पुट वंस एग्स इन वन बास्केट। इसमें प्रॉब्लम जो है वो डिटर्मिनर की है। डिटर्मिनर की गलती इसलिए है कि मच नहीं आएगा, क्या आएगा, मैनी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि साहब जॉब्स है वो क्या है, काउंटेबल। जॉब्स क्या है, काउंटेबल है। आई एम अप्लाइंग फॉर मैनी जॉब्स, तो मैं बहुत सारे जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि मैं वास्तव में नहीं चाहता कि मैं एक ही दिशा में केवल प्रयास करूं, अलग अलग जॉब्स को मैं तलाश रहा हूं, उनको प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं, अप्लाई कर रहा हूं। अगले 11 से 20 क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं वो कैब बेस्ड। तो पहला 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कनकर। कनकर का मतलब होता है दोस्तों सहमत होना, तो इसलिए आ जाएगा अग्री। डिसअग्री इसका एंटोनिम है, मतलब असहमत होना। ठीक है, अगला है इनोमस। इनोमस का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा। इनोमस का मतलब क्या है, विशाल या बहुत बड़ा। ह्यूमंगस कह सकते हो, है ना, कोलोसल कह सकते हो, ह्यूज कह सकते हो, एलिफेंटाइन कह सकते हो। तो ह्यूज कह दो, कोलोसल कह दो, है ना, एलिफेंटाइन कह दो। इन सब का मतलब होता है बहुत ही बड़ा या विशाल। यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो आपका जो आंसर है वो कोलोसल है, क्योंकि सिनोनिम पूछ रहा है। डिमिनिटिव जो है ये होता है वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। और ये फिर क्या है आपका, एंटोनिम है, विलोम शब्द है। ठीक है अगला देखो, एंटोनिम बताना है। फ्यूड। फ्यूड का मतलब होता है दोस्तों झगड़ा, तो सिनोनिम तो इसका ये है। आपको बताना है एंटोनिम, तो हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है सामंजस्य। फ्यूड का मतलब झगड़ा, हार्मनी का सामंजस्य। एंटोनिम बताना था, आंसर क्या आ जाएगा, हार्मनी आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है इमैक्युलेट। इमैक्युलेट का मतलब है बेदाग, जिसमें कोई दाग नहीं है, कोई मतलब इम्परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। जो बिल्कुल परफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, इमैक्युलेट। जो परफेक्ट है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, कुछ मतलब खामी नहीं है, तो स्पॉटलेस का सिनोनिम है। आपको क्या बताना है, एंटोनिम। तो एंटोनिम ये वाला है टार्निश्ड, कलंकित। टार्निश्ड का मतलब है कलंकित। ठीक है, इस पे कलंक लगा हुआ है। फिर रीराइट करना है सेंटेंस को एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन को फाइंड करते हुए। तो द ऑर्गेनाइजर्स हैड टू कॉल ऑफ या डाई डाउन द इवेंट ड्यू टू बैड वेदर। इसको ट्रांसलेट करते हैं। ऑर्गेनाइजर्स का मतलब हो गया चीजों को ऑर्गेनाइज करने वाले। तो जो आयोजक थे, ऑर्गेनाइजर्स का मतलब क्या हो गया, आयोजक। आयोजक जो थे, हैड टू कब बताया था मैंने ट्रांसलेशन में, जब इसका मतलब होता है कोई भी काम करना पड़ा या करना पड़ता था। यहाँ पे इसका मतलब है करना पड़ा। तो जो आयोजक थे उनको करना पड़ा, क्या करना पड़ा, एक इवेंट था, एक कार्यक्रम था, उसको इन्हों को कैंसिल करना पड़ा, इनको इनको पोस्टपोन करना पड़ा। किस लिए, बैड वेदर के चलते, खराब मौसम के चलते। ड्यू टू मतलब के चलते या के कारण। तो यहाँ पे आंसर आएगा कॉल ऑफ। आपको पूरा लिखना होता है एग्जाम में ऐसे, द ऑर्गेनाइजर्स हैड टू कॉल ऑफ, फिर द इवेंट ड्यू टू बैड वेदर, पूरा। डाई डाउन को छोड़ देना। डाई डाउन का मतलब होता है कि आप धीरे धीरे कोई चीज कम हो, टू ग्रेजुअली रिड्यूस, धीरे धीरे कम होना, ये होता है डाई डाउन। धीरे धीरे कम होने को क्या बोलते हैं, डाई डाउन। अगला है द बर्गलर्स ब्रॉक इनटू द हाउस या ब्रॉक ऑफ द हाउस। तो देखिए बर्गलर्स होता है सेंधमारी करने वाले।
सेंध लगाने वाले। सेंध लगाने का मतलब क्या है? किसी के मकान में जबरदस्ती चोरी के इरादे से घुस जाना, टू एंटर समबडीज हाउस इन ऑर्डर टू स्टील। ठीक है, अगर फोर्सिबली आप कोई किसी घर में घुस जाते हैं और आपका इरादा चोरी करना है तो उसको सेंध लगाना बोलते हैं, और व्यक्ति जो होगा उसको बर्गलर्स बोलते हैं। ब्रेक इनटू का सेंध लगाना ही होता है, इसका मतलब ही क्या होता है? सेंध लगाना। इसको इंग्लिश में लिख देता हूं, टू एंटर अ हाउस फोर्सफुली इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के उद्देश्य से, स्टील। तो किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाना किस लिए? चोरी के इरादे से, क्या बोलते हैं? ब्रेक इनटू। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टू सडनली स्टॉप समथिंग, मतलब अचानक से रुक जाना, उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ की सेकंड फॉर्म है ब्रोक ऑफ, अचानक से रुक जाना। तो बर्गलर्स ने क्या किया? घर में लगाई सेंध, ये मतलब है इसका। ठीक है, 16 हो गए। 17 18 के क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स के हैं। पिछले बार तक तो यही सीक्वेंस है, इस बार कोई चेंज हो जाए तो थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन पढ़ के अप्रोच करना, हो सकता है ना चेंज हो जाए, क्योंकि पिछली बार आपने देखा 2023 में कि ग्रामर का सीक्वेंस भी चेंज कर दिया, क्योंकि उससे पहले 2021 तक की बात करें तो उसमें सीक्वेंस वैसा ही था जैसे कि पाठ्यक्रम का सीक्वेंस था। पहले आर्टिकल के क्वेश्चंस थे, फिर आपके क्वेश्चंस जो थे वो प्रेपोजिशन के थे, फिर टेंस के थे, ऐसे करके क्वेश्चंस थे। मॉडल था, वॉइस था, नरेशन था। लेकिन अभी जो क्वेश्चन का सीक्वेंस है वो चेंज कर दिया, तो अभी थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होने की आवश्यकता है। आप ये रट के मत जाना कि पहले सिनोनिम ही आएगा फिर एंटोनिम ही आएगा। हो सकता है आरपीएससी यहाँ पे खेल खेल जाए और आपको सीक्वेंस थोड़ा चेंज करके दे दे, हालांकि आएगा इन्हीं में से, लेकिन थोड़े से इंस्ट्रक्शन पढ़ने की आवश्यकता है, वो ध्यान रखना। तो साहब ये कह रहा है द एमिटी अमंगस्ट द नेबर्स लेट देम टू हेल्प ईच अदर इन ट्राइंग टाइम्स। देखो, ट्राइंग जो शब्द है इसका मतलब है डिफिकल्ट, ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे विशेषण है, इसका मतलब है डिफिकल्ट। ये सब बातें तुम तब समझ पाओगे जब तुमने थोड़ी तैयारी कर रखी है, क्योंकि मैं ये उन्हीं के लिए विशेष रूप से सेशन लेके आ रहा हूँ जो तैयार बैठे हैं, बस प्रैक्टिस की आवश्यकता है, और प्रैक्टिस कर लेंगे तो मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब तो एग्जाम का टाइम नजदीक है, तो एग्जाम का टाइम नजदीक है तो थोड़ा सा आपको एकदम तैयार रहना चाहिए, बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन अगर मेरे सामने आ गया तो मैं कर पाऊंगा, वहां पे सोचने वाली बात नहीं होनी चाहिए। द अमिटी, अमिटी जो है इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप। अमिटी का मतलब क्या है? फ्रेंडशिप, मित्रता। और एनमिटी का मतलब शत्रुता। अब सोच के देखो कि पड़ोसियों के बीच में शत्रुता थी कि क्या है? मित्रता थी। तो इसने सहायता करी, सहायता करी कि एक दूसरे जो है, मतलब उन, ये जो मित्रता का भाव था पड़ोसियों के बीच, यही जो चीज थी वो उनको ले गई कि वो सहायता करते थे डिफिकल्ट टाइम्स में। अब डिफिकल्ट टाइम में सहायता करेंगे मतलब भाव कैसा था? मित्रता का, तो एमिटी यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको कहीं मिलने वाले हैं नहीं, ये किसी बुक से नहीं लिए हैं, मैंने खुद ने ही क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, तो ये किसी बुक से नहीं उठाए गए हैं, ये सब क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ उसी लेवल के अकॉर्डिंग या उससे अधिक लेवल के क्वेश्चंस जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, ताकि बच्चा जब क्वेश्चन देखे, आप लोग जब एग्जाम में अपियर हो तो ऐसा लगना नहीं चाहिए कि बड़ी ये क्वेश्चंस अजीब से आ गए, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस आ गए, कैसे मुझसे होंगे, वर्ड्स मैंने याद किए उससे बाहर आ गए। थोड़ा सा तैयार रहें मेंटली, तो मैं आपको मेंटली तैयार करने के लिए ही ये सेशंस कंडक्ट कर रहा हूँ लगातार। पिछले 2 सेशंस भी देख लेना भाई, पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो फिर ये वाली बात जो है थोड़ा समझ में, मतलब वैसे तो समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि वही प्रारूप है, लेकिन पहले वाले सेशंस देखो, क्योंकि वहां भी मैं 40 क्वेश्चंस दोनों में मिला के सोल्व करवा चुका हूँ। आज हम 60 क्वेश्चंस ये कर लेंगे, मतलब 20 क्वेश्चंस आज कर लेंगे, तो 60 क्वेश्चंस होंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। शी वेंट टू अप्राइज या प्रेज हिम अबाउट द कमिंग इवेंट्स। ये जो अप्राइज है इसका मतलब होता है इन्फॉर्म करना सूचित करना, और ये अप्रेज जो है इसका मतलब होता है इवेल्युएट करना, या इसका मतलब होता है असेस करना, मूल्यांकन करना। लिख लेना, इसको हिंदी में कहते हैं मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना। अब सोचो क्या है? शी वेंट टू मतलब वो गई उसके पास, अबाउट द कमिंग इवेंट्स क्या बताने के लिए? आने वाली जो इवेंट्स हैं, प्रोग्राम है, उनकी जानकारी देने के लिए। जानकारी देने को क्या बोलते हैं? अप्राइज। अप्राइज क्या होता है? मूल्यांकन। तो ये यहाँ आंसर नहीं आएगा, अप्राइज, अप्राइज आएगा, अप्राइज नहीं आएगा। और 2 लास्ट में वन वर्ड्स हैं, यहाँ आपके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं, यहाँ खुद से आपको स्पेलिंग लिख के आंसर देना होता है। पहला है अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, एक ऐसा स्थान जहां पे सिक्के बनाए जाते हैं। आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए। अ प्लेस एक स्थान, वेयर जहां, वेयर शुरू में आता है तो कहाँ, बीच में आता है तो जहां, कॉइन्स आर मेड सिक्के बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं मिंट। एक ऐसा स्थान जहां सिक्के बनाए जाते हैं क्या बोलते हैं? मिंट। हिंदी में बोलते हैं टकसाल। स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस कहलाती है लिंग्विस्टिक्स, भाषा विज्ञान।
स्टडी मतलब अध्ययन, ऑफ मतलब का के या की, लैंग्वेजेस भाषाएं, भाषाओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक्स, LINGUISTICS। ये दोस्तों सेक्शन आपका पेपर नंबर 3 पूरा कर दिया है मैंने। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल पर पिछले वीडियोस के लिंक भी आपको दे रखे हैं, वो सारे वीडियोस आप देखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस मैक्सिमम हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।